अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए मोए साहब, उससे स्टार्ट कर लें। श्योर जी। तो आसिफ का ही क्वेश्चन है पहला, एज यूजुअल। वो कह रहे हैं कि इज इट डिजायरेबल टू अप्लाई मॉरल फिल्टर्स टू आवर परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग एंड लर्निंग इन ऑर्डर टू डेवलप एंड प्रोटेक्ट आवर मॉरल इंटेग्रिटी। देखिए, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन जो है उसमें दो एस्पेक्ट है ना। एक है जो जिधर आप रिसीविंग एंड पे हैं, और एक है जिधर आप, जाहिर है कि जो रिसीविंग एंड पे हैं वो दैट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर परसेप्शंस कि किस तरह से परसीव कर रहे हैं। हाँ, अगर चीज़ों के बारे में हमें ये आदत पड़ जाती है कि हमने जैसे ही उसको देखा या जैसे ही एक चीज़ को परसीव किया, हमने उसके बारे में एक राय बना ली, हम उसको थोड़ी देर के लिए फ़िल्टर कर लें, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ज़िंदगी को ऑब्जेक्टिवली भी देखना है, यानी फ़िल्टर्स के बगैर भी देखने की आदत होनी चाहिए। फ़िल्टर्स असल में कुछ आपकी जो अभी प्रॉब्लम है वो समझने क्या है। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हमारी बदजनी, मिसाल के तौर पर, हमारा डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर बन जाता है। बाज़ रिश्तों में, बाज़ ताल्लुकात में बदजनी जो है कि उसने अगर ये बात की उसका ये मतलब होगा, ये हम इसको लेके उस मतलब ही के आगे चल रहे होते हैं। ये वैसे ही है कि इंटरनलाइज हो गया हमारा। इसको हमें पहले ठीक कर लेना चाहिए, इसके बाद ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना चाहिए। यानी आप जब ये मसला बन जाए कि किसी चीज़ के बारे में आपको ये प्रॉब्लम हो जाए कि यहाँ पर इंटेंशन प्रॉब्लम है, क्योंकि बदजनी बेसिकली इंटेंशन से होती है। यानी ये इसलिए चाहता है ये काम करना है, इसका ये मशवरा असल में इस वजह से है। जब हम ये कहते हैं, जब हम ये करते हैं, तो असल में बदजनी इज़ व्हाट व्हाट हैपन्स एट दैट टाइम। जब हम रिश्तों को या मामलात को ऑन द फेस वैल्यू नहीं ले रहे होते, बल्कि वी आर टेकिंग देम थ्रू देयर इंटेंशंस दैट वी परसीव, इसके बारे में कॉन्शियस हो जाना चाहिए। ये बात तो ठीक है, ये तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जनरली जो इस तरह की चीज़ें हैं उसके ऊपर, मिसाल के तौर पर जब आप ये कहते हैं कि इस तरह के फ़िल्टर्स लगाने चाहिए, तो क्या फ़िल्टर होगा? फॉर इंस्टेंस क्या हो सकता है? तो इसकी कोई मिसाल देंगे? जी, आई थिंक ये क्वेश्चन जिस तरह आसिफ ने पूछा है, तो वो जैसे आपने भी बयान किया उससे मिलती जुलती ही इंटेंशन है उनकी, क्योंकि इस सवाल का अगला पार्ट है कि पहला तो पार्ट ये ना कि शुड बी इज इट डिजायरेबल टू अप्लाई दीज मॉरल फिल्टर्स, और उसी का सेकंड पॉइंट वो कह रहे हैं कि इफ सो, इफ इट इज डिजायरेबल, वुडंट दिस रिस्क डिस्टॉर्टिंग आवर कॉग्निटिव फंक्शंस। जी, जी। यानी आपको मॉरल फ़िल्टर्स असल में अपने रिस्पॉन्सेज़ में तो अप्लाई करने ही हैं। लैंग्वेज, जब मैं एज़ एज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट लैंग्वेज में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, एक है मेरा रिसीविंग एंड पे होना, एक है मेरा गिविंग एंड पे होना। गिविंग एंड पे जब मैं होऊँगा तो वो तो, उस पे हमने बड़ी दफ़ा मिसाल के तौर पे बात की कि बोलने से पहले ये 4 सवाल हैं, इनको हमें पूछना चाहिए अपने आप से कि इज़ इट ट्रू, इज़ इट नेसेसरी, इज़ इट काइंड, इज़ इट हेल्पफुल। ठीक है जी। तो ये जो है ये खुद एक मॉरल फ़िल्टर बनता जाएगा। लेकिन ये बात कि मैं सिचुएशन की परसेप्शन में ये लेकर आऊँ, प्रॉब्लम ये है कि असल में यूँ नहीं है, इसको इसको बड़ी अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये जितने भी हैं ना, जितने भी ये अनकॉन्शियस प्रोक्लिविटीज़ के तहत हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने देखा है सबसे पहले एब्स्ट्रैक्टिंग, फिर हमने देखा है मेंटल पैटर्न्स, फिर अब हम देख रहे हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। इनसे अवेयरनेस ज़रूरी है। यानी व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ नॉट हाउ टू गेट रिड ऑफ देम टोटली। ऐसा नहीं होगा, ये रहेंगी। असल में ये बात कि मैं अवेयर हो गया हूँ कि मैं एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पर आपकी अटेंशन जो है वो कभी भी 100% चीज़ पर नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। प्रॉब्लम ये है, यानी मेरा एक्सपीरियंस कभी भी इवेंट, कंप्लीट इवेंट का एक्सपीरियंस नहीं होता मेरा, होता ही नहीं है, हो सकता नहीं है। ठीक है जी। मैं किसी टेस्ट में फंस जाऊंगा, मैं किसी स्मेल में फंस जाऊंगा, मैं किसी वाक्य में फंस जाऊंगा। लेकिन वो जो टोटल इवेंट है, जो जब हम किसी चीज़ को नरेट करते हैं, तो जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है उसमें से निकाल के कुछ नरेट करते हैं। आप कभी अपने पूरे एक्सपीरियंस को नरेट कर ही नहीं सकते। ये जो बात है, इससे अवेयरनेस पैदा हो जाए मेरी कि ये है मसला असल में।
यूँ नहीं है कि मैं इसको ठीक कर दूँ, मैं ठीक नहीं कर सकता, ये मेरी लिमिटेशन है, मेरी प्रॉब्लम है। जब मैं इससे अवेयर हो जाऊँगा तो असल में होगा क्या? होगा ये कि मैं दूसरे की बात सुनने की तरफ ज़्यादा आमादा हो जाऊँगा। यानी अच्छा ये मैं दिस इज़ माय एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ नॉट द होल ऑफ इट। ठीक है ना? जब ये समझ आ गई बात, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, जिस जगह से मैं बैठ के इस फिनोमेनन को देख रहा हूँ, उधर से ये दिख रहा है। दूसरा आदमी जिधर से देख रहा है, उधर से क्या दिख रहा है, ये देखना है। ये वैसे ही जिस तरह से मैं लोगों से ये कहता हूँ कि ईमान का लेंस है एक, वो लेंस असल में आप ये कह सकते हैं कि वो डिस्टॉर्ट कर देगा चीज़ें। हाँ, डिस्टॉर्ट शायद कर देगा अगर आप बिल्कुल उस जगह से देखें, लेकिन वो डिस्टॉर्शन हमें चाहिए टू कीप गोइंग। ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, मुश्किलात को हम इग्नोर नहीं कर रहे, मुश्किलात को एक तरफ से देख रहे हैं, जिसके नतीजे में ये हौसला मिल रहा है कि वी कीप गोइंग। तो मॉरल जो पर्सपेक्टिव्स होंगे वो असल में, इवन दो इफ दे डिस्टॉर्ट, मुझे उसकी मिसाल नहीं मिल रही, कोई जेहन में नहीं आ रही, वो आप अगर देंगे तो समझ में आ जाएगी शायद। लेकिन ये कि जब मैं अपने मोरालिटी का ताल्लुक बेसिकली एक एक फिनोमेना हुआ, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, मैंने उसको क्या समझा, मैंने उसको क्या अब अपने अंदर क्या बसाना है, इससे है, या उसके बारे में देखना है। यानी मुझे क्या शिकायत है, शिकायतें हैं हर वक्त, या मैं ज़िंदगी को आजमाइश ले रहा हूँ। जब मैं ज़िंदगी को, जब शिकायतें हैं ना, जब अगर आपको लगता है कि बहुत सारी शिकायतें जमा होती जा रही हैं, तो आप ये समझ लें कि ये पिछले कुछ अर्सा मैंने ज़िंदगी को आजमाइश नहीं लिया। I want life to give closures and they are not being provided. ये मसला हो रहा है मेरे साथ ज़िंदगी में। तो ये एडवांटेज है इन प्रोक्लेविटीज़ को जानने की। इससे मैं परफेक्शन की तरफ नहीं बढ़ रहा, इससे मैं ह्यूमिलिटी की तरफ बढ़ रहा हूँ। अच्छा मैं ये करता हूँ, अच्छा मैं मेंटल पैटर्न्स बना लेता हूँ। मैंने एक आदमी की बात को समझा है और उसको अपने माजी के तजर्बात में रख कर इंटरप्रेट किया, जिसकी वजह से ये बन गई है। इसके बारे में मैं अवेयर होना शुरू हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। ये बात अच्छा ये सवाल जो था ना, ये इस एंगल से मेरे ज़हन में आ रहा था कि एक तरफ तो अगर हम मॉरली कॉन्शियस हैं, अ, तो ये शायद अच्छी बात है, जिसको आपने भी अभी एंडोर्स किया कि हम चीज़ों को मॉरली और ईमान के लेंस से देख रहे होंगे और अनकॉन्शियसली कोई ऐसा काम नहीं कर जाएँगे कि जो उस वक़्त मॉरली रिक्वायर्ड होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि हम अपने जो मोरालिटी का फ्रेमवर्क होता है समटाइम्स, अ, वो इतना रिजिड होता है और वो खुद डिस्टॉर्टेड होता है। तो अ, उसमें हम चीज़ों को उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे होते कि जिस तरह इक्वली मॉरली अपराइट दूसरा शख्स देख रहा होता है और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है। ये बात राइट। मैं क्लियर कर सका हूँ? ये बात तो क्लियर हो रही है जी, लेकिन अगर इसकी कोई मिसाल मिल सके तो ज़्यादा ज़्यादा वो प्रिसाइज हो जाएगी बात। इफ़ यू कैन sort of think of an example, it will become more precise and people will be able to relate to it better. देखें, हमारे फेथ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें भी शेड्स हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। और जब भी फेथ पे बात हो रही होती है, तो डिफरेंट बड़े उलमा की आरा में फ़र्क होता है और एक आलिम को फ़ॉलो करने वाले जब एक ही सिचुएशन को ले रहे होंगे एक तरह से, और उसी सिचुएशन को किसी दूसरे आलिम के फ़ॉलो करने वाले ले रहे होंगे, तो एक तरफ तो वो डिज़ायरेबल है कि वो मॉरली कॉन्शियस हैं, दोनों। लेकिन वो आपस में अ, उनको डिफरेंटली ले भी रहे हैं और समटाइम्स वो कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा होता है। ठीक है। और तो ये ये है हो जाएगा। सिचुएशन। जी, जी। राइट, राइट। यानी ये जब हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट इस तरह का हो जाएगा, तो फिर तो असल में वी आर गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड अगर हमने बातचीत करनी है।
यानी वो बुनियादी चीज़ें जो हैं जिनके ऊपर हमने अपने फेथ को बेस किया हुआ है या जिसके ऊपर हमने अपनी मोरालिटी को बेस किया हुआ है, वो प्रिंसिपल्स ही रहेंगे। तो उन्हीं को सामने ले आएँ और एक-एक करके उन पे गुफ्तगू करना शुरू करेंगे। यानी वी विल बी, अगर तो आप ये बात फरमा रहे हैं, जो मैं अब समझ रहा हूँ कि हाउ डू वी कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन इन सच अ सिचुएशन? इज़ दिस द इश्यू? अ, क्या हमें हर सिचुएशन को मॉरल सिचुएशन के तौर पे लेना भी चाहिए या नहीं? या कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हो सकती हैं कि जो न्यूट्रल हों, उनमें कोई एज़ सच मॉरल इश्यू या मॉरल एस्पेक्ट है ही नहीं। क्या ऐसा देखना ठीक है? हाँ, ये किया जा सकता है। जिधर भी आप दूसरे के साथ, दूसरे के बारे में, दूसरे की इंटेंशन के बारे में, दूसरे की राय के बारे में कोई राय कायम करने लगे हैं, तो अब इशू मॉरल बन गया है। यानी वो जो कुछ आप इंटेंशन के बारे में कहने लगे हैं, कई इश्यूज ऐसे हो सकते हैं। मसलन किसी ने ये कहा कि क्या, लेट्स लेट्स ट्राई टू फिगर आउट एन एग्जांपल कि इधर क्या चीज़ हो सकती है जो ए मॉरल हो, टोटली ए मॉरल। ठीक है। यानी मैं गाड़ी चला रहा हूँ एक साइड पे, गाड़ी चलाते हुए मुझे मॉरल होना चाहिए। व्हाट कैन बी अ टोटली ए मॉरल सिचुएशन? आई कांट थिंक ऑफ इट। कुछ इस वक्त सोच भी रुकावट बनी हुई है, लेकिन इस पर सोचिए, क्या कोई क्या सिचुएशन ऐसी आपके जेहन में आती है? आप सब लोग मिलके कोई राय आती है जेहन में, तो बताइए कि टोटली ए मॉरल सिचुएशन क्या हो सकती है। या फिर हम इस पे सोचते हैं और मीनवाइल हम अगले सवाल पे चलते हैं। जी, 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 श्योर, श्योर। जी, हाउ डज़ लैंग्वेज एंड कल्चर प्ले इन शेपिंग कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड परसेप्शंस? जी, देखिए, जो कल्चर है ना, जब मेरे साथ इंटरेक्ट करता है तो वो लैंग्वेज से करता है आम तौर पे। यानी कुछ एक्शंस हैं, कुछ बिहेवियर्स हैं, जिनको मैं जब एक्सप्लेन करूँगा, अच्छा और बुरा, तो वो लैंग्वेज के ज़रिए से करूँगा, और वही मेरी मेरी कॉग्निशंस में शामिल होते जाएंगे। मैं उसके बारे में आगे देखेंगे हम, जब व्हेन वील बी स्टडिंग दीज कोर बिलीफ्स। क्योंकि उधर बेसिकली तो उधर जाना है ना। कॉग्निशन तो हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर अभी पढ़ा है कि कॉग्निशन होती क्या चीज़ है। व्हेन वी आर कॉग्निटिव, जब हम सोच रहे होते हैं, जब हम समझ रहे होते हैं, गौर कर रहे होते हैं, फैसले कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। इन सारे प्रोसेसेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। ठीक है जी। और वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मिसाल के तौर पर आपके कल्चर ने आपको ये सिखाया कि हाउ शुड अ गुड टीचर बिहेव, या हाउ शुड अ गुड स्टूडेंट बिहेव। और इसके नतीजे में जब मैं क्लास में जाता हूँ एज अ टीचर, तो मैं एक स्टूडेंट को जब देखता हूँ कि ही इज़ नॉट बिहेविंग द वे ही शुड बिहेव, तो मैं उसको समझता हूँ कि ये गलत कर रहा है। ये जो एस्पेक्ट है मेरी ज़िंदगी में फैसले करने का, ये है जिधर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पैदा होनी शुरू होती हैं। ठीक है जी। मैं कुछ बिलीफ्स बना लेता हूँ, शुड बिलीफ्स बना लेता हूँ। मैं कुछ क्या कहते हैं, लोगों के रवैयों के बारे में बिलीफ्स बना लेता हूँ। ये सारा कुछ जो है, ये मैं बेसिकली अपने कल्चर ही से सीख रहा होता हूँ। मैं जिस वक्त अभी आपको कॉग्निटिव ये बिलीफ के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मिसाल के तौर पर ये बिलीफ्स अक्सर औकात किस तरह पैदा हो जाते हैं। तो उसमें आप ये देखेंगे कि ये जो आपका सवाल है, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, हाउ डज इट इम्पैक्ट इन अ कल्चरल वे। ऐसा नहीं होता कि वो सारे बिलीफ्स एक ही तरह के होते हैं। ये वो बिलीफ्स ले रहा हूँ मैं कि जो जनरली अक्रॉस द बोर्ड पाए जाते हैं, जनरली, इसलिए कि इनका ताल्लुक इंसान की नफ्सियात से है। दे आर नॉट वेरी कल्चरल, दे आर जनरली वेरी साइकोलॉजिकल। जी, ओके। एक और सवाल है। हाउ डज़ मेमोरी डिस्टॉर्शन कंट्रीब्यूट टू मॉरली undesirable decision making? हाउ डज मेमोरी डिस्टॉर्शंस
जी। मिसाल के तौर पर आपको कोई वाकया जो है उसकी जो भी मेमोरी होगी ना आपके पास, जो भी मेमोरी है वो बेसिकली आपकी एब्स्ट्रैक्शंस हैं उस वाकये की, ठीक है। अब उसमें आपके बायसेस भी इन्वॉल्व हैं, और अब आज आप उस वाकये की, उस मेमोरी की रोशनी में नए फैसले करेंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो नए फैसले जो है उनके अंदर भी डिस्टॉर्शंस आ जाएंगी। यानी आपने जो मेमोरी फॉर्म की है, ऐसा नहीं है कि वो एक ऑब्जेक्टिव मेमोरी है, वो इंसानी मेमोरी है, और वो इंसानी मेमोरी उन सारी प्रोक्लिविटीज़ का शिकार है जो हम देख चुके हैं। मेंटल पैटर्न्स भी हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग भी है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी हैं। उसके नतीजे में कुछ मेमोरीज फॉर्म हुई हुई हैं। हम उनके बारे में अगर कॉन्शियस नहीं है तो हम उन मेमोरीज को एक एब्सोल्यूट लेवल पर रियलिटी समझते हैं फिर। और ये तो मेरे साथ हुआ है, ये मैंने खुद देखा है। जो चीज़ मैं नहीं उस वक्त याद या मुझे नहीं नोटिस में आती, वो ये कि मैंने बहुत सारी चीज़ों में से ये चीज़ नोटिस की और उसके नतीजे में फैसला। ये जो हमने अभी पीछे देखा था, लेडर ऑफ इन्फ्रेंसेस की मिसालें ली थी, वो बेसिकली हमारी मेमोरी की डिस्टॉर्शन है ना, जो इस वक्त कार फरमा हो जाती हैं और हमें वो उस जगह पे ले जाती हैं जिधर हम इन्फ्रेंसेस कर कर के ऊपर चले जाते हैं। आपके जो ताल्लुकात हैं, जिधर मुश्किल रही है या जिधर मुश्किल है, उनके बारे में जब आज कोई बात होती है तो वो पूरी मेमोरी है आपकी डिस्टॉर्शन के साथ जो मौजूद है, ठीक है जी। बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर गेनिंग फ्रॉम दीज टॉपिक्स, कि हमारे अंदर डिस्टॉर्शंस मौजूद हैं, चाहे वो मेंटल पैटर्न्स की वजह से हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्टिंग की वजह से हैं, चाहे वो कॉग्निशंस की वजह से हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी इटसेल्फ जो है वो इसकी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो बायसेस इसके जिम्मेदार हैं कि जिनसे हमने फिल्टर करके कुछ चीजें अपनी मेमोरी में कमिट की, राइट, और फिर वो डिस्टॉर्शंस आगे खराबियां पैदा राइट, कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं आज ठीक हो गया हूँ अगर, तो मुझे अब अपने पूरे माजी के ऊपर भी ये इस पर अप्लाई करना पड़ेगा कि ये मसाइल रहे हैं और ये रहेंगे। इसके इसके साथ अब जिंदगी गुजारनी है। वो जो एब्सोल्यूटिज्म है ना जी मेरी जिंदगी का, कि ये तो मैंने खुद देखा है, ये तो मेरे साथ हुआ है, ये तो मैं ऐनी गवाह हूं। ये जो एब्सोल्यूटिज्म है, इससे निकलना है। यानी when we are trying to live a principle centered life, what happens many times is, और ये रोज की बात है जी, रोज होती है ये। यानी मेरा जब ये वास्ता पड़ता है लोगों से बात करते हुए, तो मुझे ये अंदाज़ा होता है कि रोज़ाना आज अगर एक चीज़ हुई है तो कल फिर हो रही है। यानी एक तो वो मसला है ना कि हम ये भूल गए कि हमारा इंटरेक्शन, अल्लाह ताला हमारे इंटरेक्शन में शामिल है, ये सब चीज़ें हम फरामोश हो जाती हैं कई दफ़ा। लेकिन जो डिस्टॉर्शन है जिनके बारे में हम जानते भी हैं, आई एम इन अ पोजिशन, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो ये कहते हैं कि मुझे पता है कि मुझे रिफ्रेम करना चाहिए लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा, रिफ्रेम करने का दिल ही नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए कि वो इस वक्त इमोशंस इतने हाई हो गए हैं, और वो इमोशंस ऐसे नहीं हाई हो गए एक वाकया हुआ और इमोशंस हाई हो गए, नहीं, एक पै दर पै वाकयात हो रही हैं और आप उसको बिल्डअप होने दे रहे हैं, तो अब ये हाई हो जाएंगे और फिर इंसान जो है उस जगह पे नहीं रहता कि वो अपने आप को रोके। इस प्रिंसिपल सेंटर्डनेस के लिए ज़रूरी है कि मैं इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरी परसेप्शंस में, मेरी अंडरस्टैंडिंग्स में वाक़ हो जाती हैं, मैं उनको जानूं ताकि मैं उस एब्सोल्यूटिज्म पे ना खड़ा हूं कि जिस जगह पे आम तौर पर इंसान खड़ा हो जाता है। ये तो मैंने खुद देखा है, ऐसे होता ही है, ऐसा ही है। वो है ही ऐसा। उसके साथ मेरे 10 तजर्बे हो चुके हैं। जो चीज़ें भूल जाता हूँ वो ये कि हर तजर्बा असल में मेरी एब्स्ट्रैक्टिंग है। अच्छा, मैं वही सब एक चीज जो जिसपे कुछ अरसे से मैं गौर करता हूँ, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये जो तासुब है, बायस है, ये बहुत बड़ा कल्प्रेट है। एक्चुअली ये अ, जब हम कुफ्र की बात करते हैं, तो कुफ्र तक ले जाने वाली चीज में सबसे बड़ा हाथ इस तासुब ही का तो होता है कि जब हम
अच्छा, कुफ्र एक तो फेथ के सेंस में है ना, हम कहते हैं या वो डिफाइन होता है, और एक सिंपली इनकार करने के। तो बायस जो है वो हमें फेथ के लिहाज से कुफ्र तक भी ले जाता है, और रोजमर्रा जिंदगी में भी बहुत सारी चीजें हम देख रहे होते हैं और रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं है जिस पे मैंने एक स्टैंड लिया हुआ है, ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मेरा बायस है, तासुब है मेरा, तो बस मैं उस पे डटा हुआ हूँ। राइट। तो इस पे खास तौर पे कॉशियस रहने की जरूरत है कि हम अपने बायसेस को रिकॉग्नाइज करें और उनको कर्टेल करें और रिमूव करें फाइनली। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। और अगर कोई आदमी ये समझता है कि मैं अब अपने बायसेस से बुलंद हो गया हूँ, बड़ा बायस्ड आदमी है। जी बिल्कुल। क्योंकि ये हमारी कोशिश जो है वो तो ताउम्र जारी रहेगी। राइट। इसको हो सकता है कि हम बहुत हद तक काबू पा लें, लेकिन वही बात ये है कि हम 100% इस पे काबू नहीं पा सकेंगे एज़ ह्यूमन बीइंग। वो राइट। हमारी ह्यूमननेस के खिलाफ। एग्जैक्टली। और इसी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना जी, वो है आपकी एक कम्युनिटी, जो आपको, जो आपके साथी, आपके दोस्त, आपके आसपास रहने वाले, जो ये हौसला कर सकते हो कि इस वक्त मामला कुछ गड़बड़ हो गया, और आप उसके लिए सुनने को भी आमादा हो। ये ट्रस्ट का ताल्लुक, कि हम एक दूसरे को बता सकते हैं, और ये बड़ी इनायत से अल्लाह ताला की मिलता है जी, ऑनेस्टली। और मिल जाए तो फिर उसकी बड़ी कदर करनी चाहिए। It's a very, very important thing, because this is something which can actually put a mirror in front of us immediately, हिकमत के साथ, ताकि हमारे अंदर भी वो प्रॉब्लम पैदा ना हो। लेकिन अल्टीमेटली यानी आपको देखना ये है और हर लम्हा ये फैसला करना है कि मैंने जो बात करनी है, जिस हद तक मेरे लिए मुमकिन होगा मैंने ठीक बात करनी है, जिस हद तक मुमकिन हो। और मैंने हर वक्त इसके लिए चाको चौबंद रहना है, बिल्कुल चौकन्ना रहना है कि कोई अगर पता चल गई बात तो मैंने फ़ौरन माननी है। मेरे लिए ज़िंदगी की जो अप्रोच है वो डिबेट की नहीं होनी। आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट अ विन लूज सिचुएशन विद एनी वन एट ऑल। और ये बड़ा मुश्किल काम है। और इस दौर में ये सोशल मीडिया के दौर में, जिधर चीज़ें जो हैं वो पब्लिक में डाली जाती हैं, और उनको वी लाइक टू बी प्रेज फॉर देम, और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। वी डोंट we want to be we become defensive, we want to be right. हाँ, अच्छा, ये जो कम्युनिटी की बात करते हैं आप, हमें तवज्जो दिलाते हैं कि हमें कम्युनिटीज़ फ़ॉर्म करनी चाहिए। मैं इससे कन्विंस्ड हूँ, और ये बहुत बेनिफिशियल भी हो सकता है हमारे लिए। एक-दूसरे के लिए सपोर्टिव हम बनेंगे। अ, लेकिन क्या इस तरह की कम्युनिटी का एक एको चैम्बर बन जाना, इसका खदशा भी मौजूद नहीं होता? होता है जी, होता है। ये तो वो कम्युनिटी जो है, अगर वो एको चैम्बर बन गई है, तो फिर तो असल में वो कम्युनिटी रही नहीं है। वो तो फिर एक सियासी जमात बन गई ना। हमें तो वो नहीं चाहिए। वी नीड पीपल, डिसेंटिंग पीपल, जो ये कहते हों, जो जो सोचते हों, जो अपनी अपनी आरा पे बार बार गौर करने को आमादा हों, जिनकी कमिटमेंट हो। और ये बात, इसको, वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी यू नो आइडियलिस्टिक व्यूज अबाउट पीपल, कि जब वो लोग आएंगे तो इस तरह हो जाए। नहीं, वो खुद कम्युनिटी के अंदर शामिल होकर तो हम डेवलप करते हैं। मैं आपके साथ डेवलप करता हूँ, आप और दूसरों के साथ डेवलप करते हैं। कोई भी इसमें टीचर नहीं होता। देखिए, वो, मैं इसको समझता हूँ कि ये वो है असल में अरेंजमेंट, कि जिसके बारे में कुरान मजीद ने, आई थिंक सूरह तौबा में जब कहा, तो बिल्कुल मुआजना कर दिया, सामने रख दिया। ये कहा कि ये जो मुनाफिकीन है ना, ये वो लोग हैं कि जो एक दूसरे को बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से रोकते हैं। ठीक है। और इसके बाद मोमिनीन का जिक्र किया, और ये कहा कि ये वो लोग हैं जो वो आमिरून बिल मारूफ व नाहून अनिल मुनकर। ठीक है।
ये वो कम्युनिटी है। यानी यहाँ पर कोई टीचर नहीं है, कम्युनिटी अरेंजमेंट में कोई टीचर नहीं है, किसी की कोई साख नहीं है कि जो आपसे ज़्यादा है या मेरे से कम है। ठीक है ना, एवरीबडी इज एन इक्वल पार्टिसिपेंट। तवासाव बिल हक व तवासाव बिल सब्र की कम्युनिटी है कि जिसमें जो कुछ मुझे पता है मैं उसको बेकमोकास्त आप तक बताने का हौसला कर सकता हूँ, और जो कुछ आपको पता है आप बेकमोकास्त मुझे बताने का हौसला कर सकते हैं। आप मेरी गलती को पॉइंट आउट कर सकते हैं, इससे मैं छोटा नहीं पड़ता हूँ, इससे मेरी मदद होती है। ये स्पिरिट होती है इसमें। ये स्पिरिट ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉर्म्स के जरिए से बनेगी। जाहिर है हम सब लोग निकले तो इसी सोसाइटी से है ना, कि जिसमें सेल्फ प्रोटेक्टिव बिहेवियर, डिफेंसिवनेस और इस तरह की चीज़ें बहुत पाई जाती हैं। इसी सोसाइटी से हम परवान चढ़े हैं। आज हम ये फैसला करके अपनी कॉन्शियसनेस के साथ अगर ये फैसला कर रहे हैं तो वो उसको जेहन में रखिएगा। ये फैसला जो है ये मेरे उस इंफॉर्मेशन का फैसला है जो अभी मेरे लिए सुपरफ्लुअस या सुपरफिशियल नॉलेज बनी है। मैंने इसको इंटीग्रेट करना है। ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस है जिसके लिए कम्युनिटी चाहिए। जब ये इंटीग्रेशन हो जाएगी तो फिर ये मेरे लिए इंटरनलाइजेशन आसान हो जाएगी। ये है जो जिसके लिए वो कम्युनिटी चाहिए। इसलिए कम्युनिटी भी परफेक्शन के साथ नहीं बनेगी। कम्युनिटी के अंदर भी बड़े फ्लॉज होंगे, बड़े लोग होंगे जो छोड़ के चले जाएंगे, जो कहेंगे नहीं मुझे तो नहीं पसंद, वो तो उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। नहीं, उसने नहीं सुनी, लेकिन ये यकीन रखना है, ये हौसला, ये ट्रस्ट रखना है कि वो सुनना चाहता है, वो अपने आप को बेहतर करना चाहता है। इस इंसान तो बहरहाल है ही ना, कमज़ोरी हो ही जाएगी उससे, मेरे से भी हो जाएगी। तो मैं उसको रद्द नहीं कर दूंगा इसलिए कि बिकॉज ही ब्रोक दिस वाओ कि मैं अपने आप को ठीक करूंगा। उसने अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दिया। नहीं, उसको मोहब्बत से समझाता रहूंगा और अपनी नॉर्म्स को बेहतर करते रहें। हम जो कम्युनिटी वाले हैं वो अपनी नॉर्म्स को बेहतर करते रहें। इसके नतीजे में आने वालों के लिए वो नॉर्म्स बहुत आसान हो जाएंगी फॉलो करने, बट बनाने में मुश्किल होगी ये। यानी ये काम बड़ा इम्पोर्टेंट है, करना चाहिए। और इसको एक कम्युनिटीज ऑफ कंट्रीब्यूशन है ना जी, और एक दूसरे की ज़िंदगियों में हम क्या बेहतर क्या अच्छाई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको ज़रूर प्लान करते हैं। किसी वक्त इस पर डिटेल से बातचीत भी करेंगे अल्लाह ने चाहा। जी और जो एक्वा चैम्बर की मैंने बात की, तो इस से बचने के लिए ये शायद और भी ज़रूरी हो जाता है कि उस कम्युनिटी के अंदर जो डिफरेंट परसेप्शंस हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, उनको हम वेलकम करें एज़ मच एज़ पॉसिबल। सही बात, बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी वेलकम मच। करें इवन इफ वी डिसएग्री। यानी देखें, डिसएग्रीमेंट जो है, मेरा और आपका सफ़र तो एक ही तरफ है ना, डिसएग्रीमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैं और आप डायरेक्शन एक ही है और अपनी हमारी कमिटमेंट भी ये है कि हमने अल्लाह ताला के हुजूर में कामयाब होना है, तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरी और आपकी किसी आयत के बारे में मिसाल के तौर पर डिफरेंस राय है? इट डजंट मैटर। वी कैन कीप, हम इसके बारे में कोशिश करते रहेंगे कि समझते रहें एक दूसरे की बात। हो सकता है कि पता चले कि मैं गलत था, फ़ायदा ही हो जाएगा मुझे इंशाल्लाह। जी, थैंक यू। दो और क्वेश्चन हमारे पास मोहित साहब चैट में आए हैं और कुछ हैंड्स भी रेज्ड हैं। तो पहला क्वेश्चन मोएज का वो ये कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रॉमा एंड लिमिटिंग बिलीफ। लिमिटिंग, देखिए, नहीं, ये दोनों बिल्कुल बिल्कुल अलग कैटेगरी की चीज़ें हैं। ठीक है जी, ये दोनों एक जैसी, मिसाल के तौर पर ये कहें ना आप कि लेट्स से ट्रॉमा में और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है, तो ये एक कैटेगरी की चीज़ होगी। ठीक है जी। ट्रॉमा इज़ योर एक्सपीरियंस इन लाइफ कि जिसके नतीजे में आपके ऊपर कुछ असर पड़ गया है जो कंटिन्यू करता है। मिसाल के तौर पर आपको कोई खौफ का या कोई इस तरह का कोई बहुत बड़ा वाक़या हो गया है, आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया कि जिसके नतीजे में यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गो इन द डार्क। ठीक है, तो कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है वो आपका, जिसके नतीजे में ये हो जाता है। लेकिन अब यही इसी चीज़ के लिए हो सकता है कि आपका कोई बिलीफ क्रिएट हो गया हो। वो बिलीफ जो है डज नॉट नेसेसरली एमिनेट फ्रॉम अ ट्रॉमा ऑलवेज।
It can be anything. It can be a good experience, it can be a bad experience, it can be any experience जिससे कि आपने उसको लिया और उसके बाद उसको जिस तरह से परसीव किया, तो अपना जो मेंटल पैटर्न बनाया है उसके नतीजे, या जो एब्स्ट्रैक्शन बनाई है, या जो आपने कॉग्निशन आपकी क्रिएट हुई है, वो ये क्रिएट हुई है कि पाकिस्तानी सारे ऐसे होते हैं। तो ये अब एक लिमिटिंग बिलीफ बन गया। आपने जैसे ही उसकी एक नौयत की जनरलाइजेशन, एक नौयत की एब्स्ट्रैक्शन करके एक बिलीफ क्रिएट कर लिया एक कैटेगरी के बारे में, तो वो आपका बिलीफ सिस्टम है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर ट्रॉमा के अंदर कोई लाजमन बिलीफ भी मौजूद होगा, यानी मे बी यू नॉट इवन कॉन्शियस ऑफ इट, ठीक है जी, बट यू स्टिल फील स्कैर्ड। तो उसको निकालना पड़ता है कई दफ़ा। तो ये दोनों अलग अलग कैटेगरी की चीज़ें हैं। आई होप दैट आई हैव क्लैरिफाइड। अगर इसमें बात वाज़ेह ना हुई हो तो मोइज़ आप बता दीजिएगा प्लीज़। जी, दूसरा क्वेश्चन इनका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन? Critical reflection basically is about, when you're approaching something, when you're studying something, when you're learning something, when you're trying to decide about factors or decisions, taking decisions. तो आपने critical reflection is a technique, is a skill that we learn to understand कि हम जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में राय कायम कर रहे होते हैं तो उसके पीछे क्या बिलीफ्स होते हैं, हमारे क्या अजम्पशंस होती हैं, वो अजम्पशंस ठीक होती हैं, गलत होती हैं, हम उन अजम्पशंस को लेकर, वो हमारी अजम्पशंस बनी कैसे हैं, इस तरह के एस्पेक्ट्स क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में ज़्यादा होंगे। जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है इसका ताल्लुक तो ओवरऑल ये कि मैं मिसाल के तौर पर अपने एक दोस्त से मिला और उसके बाद उस मीटिंग के बारे में मैंने ये सोचा कि मैंने क्या क्या बातें की थी और क्यों की थी, या मिसाल के तौर पर मुझे ये ख्याल आया, ये अब अक्सर आ जाता है इस तरह से कि सम कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन और मुझे ये लगता है कि मैं ये बात कर दूं और मैं इसके बाद थोड़ी देर के लिए रिफ्लेक्शन में चला जाता हूँ कि क्या इसको करने की ज़रूरत है या नहीं है। ये जो जो कुछ भी आप अपने साथ अपने ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, ज़िंदगी जो मेरे साथ कार्रवाई कर रही है, जब मैं इस पे गौर करता हूँ तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन है। इसमें क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नहीं होती, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप ये जज कर रहे होते हैं कि क्या अजम्पशंस हैं और क्या बिलीफ्स हैं। जब आप किसी, मिसाल के तौर पर, हमें बच्चों की तरबियत में उनके साथ सख्ती करनी चाहिए, ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के पीछे कुछ बिलीफ्स हैं मेरे, बच्चों के बारे में, इंसानों के बारे में, सख्ती के बारे में, अच्छे बिहेवियर के बारे में, या अच्छे किरदार के बारे में। ये सारी जो हैं इनके ऊपर रिफ्लेक्ट करना, ये क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है। ये बात कि मुझे गुस्सा क्यों चढ़ गया था जब किसी ने मुझसे ये कहा कि तुम अपना मुंह तो धो के आओ, तो हालांकि उसने उसका मेरे साथ मजाक भी था, गुस्सा क्यों चढ़ गया था। ये जो इंटरनल रिफ्लेक्शन मैं कर रहा हूँ अपने बारे में, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की कैटेगरी की चीज़ है। जी, अगर अगर ठीक। वाज़ेह ना हुआ हो तो मोइज़ आप प्लीज़ बता दीजिएगा। जी, अब हम चलते हैं, जो हैंड्स रेज्ड है हमारे पास, फरिया आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हाँ, वरहमतुल्लाह, खैरियत से? सर मुझे ये सेशंस ना कुछ बहुत ओवरवेलमिंग से लग रहे थे कि अच्छा ये भी अपने आप को ठीक करना है, यहाँ भी करना है, वो भी करना है। लेकिन आज आपने कहा कि द पॉइंट इज़ टू बिकम अवेयर ऑफ दीज़ थिंग्स। राइट, तो सर राइट, उससे वो सारा जो था ना वो यूँ करके बैठ गया कि अच्छा वो अवेयरनेस है व्हिच विल हेल्प मी बी नॉन जजमेंटल एंड तो सर मैं बस ये थैंक यू करना चाह रही थी कि मैं ये वाला आपका पॉइंट मिस कर रही थी कि ये अपनी अवेयरनेस के लिए है। रात आप अपने ऊपर मेहनत तो ऑब्वियसली करते हैं कि अच्छा ये बेहतर हो जाए या वो बेहतर हो जाए, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये बहुत सी चीज़ें ना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि बंदा इसको राइट, ओवरकम कर ले और ये कर राइट, ले। बट बिल्कुल, अवेयरनेस की वजह से सर अ, वो नाउ इट मेक्स सेंस कि अ, और बिल्कुल, और मैंने बिल्कुल। एक और भी चीज़ देखी है कि अवेयरनेस तो आ रही थी तो उससे इंसान थोड़ा और क्वाइट हो जाता है। Exactly the same experience, yeah, I feel the same way, exactly. Uh, तो ज़्यादा ज़्यादा जिस तरह अभी मोइज़ पूछ रहे हैं, ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो जाता है।
And there are most of the time you feel that या तो इस वक्त लोग तैयार नहीं हैं मेरी बात सुनने के लिए, तो मैं अभी नहीं करता. लेट मी फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर आर दे स्टक. अगर मुझे लगता है कि बात गलत है, तो ये बात आपकी ठीक है जी. मेरा मेरा तजुर्बा एग्जैक्टली यही है कि इंसान को कई चीज़ों में ये हो जाता है. बस एक चीज़ जिसके बारे में अभी मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ, वो ये कि जब दूसरे ऐसा नहीं कर रहे होते तो मुझे दिल में, बोलता नहीं हूँ मैं, दिल में ये ख्याल आ जाता है कि ये कहने की क्या ज़रूरत थी. और फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, व्हाई एम आई ट्राइंग टू sort of label or sort of judge a person on the basis of my standards. वो जिस तरह से सोच रहे हैं वो शायद इसी तरह ही सोच सकता है. तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जनरली समझने की ज़रूरत है. यानी देखिए, ये जो पूरे का पूरा ये बात ठीक है, इतना ओवरवेलमिंग प्रोग्राम अगर बना दिया जाएगा कि ये सेल्फ करेक्शन और इस तरह के हमने काम करने हैं, और ये इतना बड़ा प्रोग्राम है, तो वैसे ही आदमी दब के फौत हो जाएगा. यानी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसको जान लें, और फिर जानने के बाद अब क्या करना है आपने कि इसको लेके चलना है अपनी ज़िंदगी में. कभी एक चीज़ मिसिंग नज़र आएगी, कभी दूसरी मिसिंग नज़र आएगी. ये जो मिसिंग का नज़र आना है ज़िंदगी में 3 सेपरेट स्टेजेस को बिल्कुल अच्छी तरह से मुमय्यज़ कर लें. नंबर 1 स्टेज ये है कि मैंने जानना है चीज़ों को, नंबर 1. ठीक है, जानना वैसे ही होता है जैसे मैंने पढ़ा, अच्छी तरह से समझ के पढ़ा, लेकिन अभी मैं सब कुछ फॉलो नहीं कर रहा. अब ये कि मैंने कुछ चीज़ों को लेके चलना शुरू किया. मैं जब लोगों से कहता हूँ कि अपने लिए क्रिएट अ विजन फॉर योरसेल्फ, तो आपको याद होगा कि मैंने उसमें ये बड़ा जोर दिया था कि 3, 4 या 5 आप अपने प्रिंसिपल्स रख लें. 3, 4 या 5, इससे ज़्यादा नहीं. बाकी प्रिंसिपल्स खुद आने शुरू हो जाएंगे. ठीक है जी. व्हाट हैपेंस इज दैट वंस यू बिकम कॉन्शियस ऑफ इट कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये प्रिंसिपल बेस्ड है. ठीक है जी. इसके नतीजे में मेरी ज़िंदगी मेरे कंट्रोल में आती है. यानी आई एम नॉट इन द कंट्रोल ऑफ माई एनवायरनमेंट, और इन द कंट्रोल ऑफ माई लव्ड वंस, और इन द कंट्रोल ऑफ माई एनिमीज. आई विल डू द राइट थिंग अंडर ऑल सर्कमस्टांस. ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको मैंने ले लिया अपनी ज़िंदगी में, और बाकी चीज़ें जो हैं बाय बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट वो खुद आनी शुरू हो जाती हैं. यू डोंट हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट. मिसाल के तौर पर मैंने कंपैशन रखा, अपना प्रिंसिपल रिस्पेक्ट रखा, तो अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये सवाल भी पैदा हो जाएगा कई जगहों पे फैसला करते हुए कि क्या ये इंसाफ के मुताबिक है. हालांकि जस्टिस मेरा प्रिंसिपल नहीं है जो मैंने सेलेक्ट किया था. मैंने ऑनेस्टी किया, मैंने कंपैशन किया, मैंने रिस्पेक्ट किया, मैंने टॉलरेंस किया. ठीक है जी. और ये जो है जस्टिस ही पैदा हो जाएगा, एम्पथी पैदा हो जाएगा, इसलिए कि हम ये चीज़ों के साथ अवेयरनेस हासिल करते चले जा रहे हैं. अब क्या होगा दूसरी स्टेज पे, वो ये होता है कि जिस वक्त मैं गलतियां कर रहा होता हूँ, ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहा या लेक्चर नहीं दे रहा, वो जो ज़िंदगी गुजारना है उसमें गलती होगी, इसके बारे में वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड पैदा कर लेंगे कि मेरे से गलती हुई है, मैंने इसके बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होना है, इसके बारे में ज़्यादा, मैंने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में ये बात इग्नोर कर दी कि मेरी राय असल में इट्स अ पार्ट ऑफ द होल. ठीक है जी. या मेरा एक्सपीरियंस इज़ अ पार्ट ऑफ द होल. ये जब मैंने इग्नोर कर दी तो मैंने उसको एब्सोल्यूटिस्ट जगह पे खड़े होकर बयान किया. जब मैं इस तरफ से अप्रोच करना शुरू करूँगा, तो ये जो बार बार अपनी गलतियों पर फॉलो अप करना और खड़े होना, बार बार खड़े होना, ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस है. ठीक है. एंड जब इंटीग्रेशन हो जाती है तो इसको कहते हैं कि अब वो देन इट स्टार्ट्स गेटिंग ईजियर, वो वाला एस्पेक्ट. बट अनदर बैटल स्टार्ट्स. this is this is the story of this life. थैंक यू सर. I hope it is not discouraging. I mean, this is नहीं going नहीं to सर, बिल्कुल be a भी battle नहीं. in any case. नहीं सर, हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं. इंशाल्लाह. थैंक यू सर. मैं most welcome. जो रियलाइजेशन एक मोहित साहब फ्रॉम व्हाट यू बीन टीचिंग अस इज मेरे लिए कि डेस्टिनेशन चेंज हो जाती है. द जर्नी बिकम्स द डेस्टिनेशन. Right, exactly. This is what I keep telling people that this, देखिए आप इसको, इस पॉइंट ऑफ व्यू को माने या ना माने, इससे नहीं फर्क पड़ता. असल बात यह है कि इस जिंदगी की हकीकत यह है कि ये जर्नी है.
जिस तरफ से मर्जी ले लें। आपने इसको जर्नी ऑफ एलिवेशन बनाना है तब भी ठीक है, और आपने इसको एक वो जिस तरह मतलब क्या क्या इतना भी क्या आदमी हर वक्त इस चक्कर में पड़ा रहे, ना बनाए। रहनी तो इसमें जर्नी है, इसमें डेस्टिनीज नहीं आनी। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े इन पार्ट कुछ आपको लगेगा कि अच्छा ये आ गया, यहाँ पे तो सिर्फ स्टॉप ओवर्स हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए। ये खुद जिंदगी एक स्टॉप ओवर है, डेस्टिनी इसके फौरन बाद शुरू होनी है। अगर जिंदगी में डेस्टिनी ढूंढ ली या ढूंढने की कोशिश की तो बहुत मायूसी होगी, और अल्टीमेटली ये ख्याल आएगा कि यार ये तो सिर्फ लाहो लाभ ही था, इस पे क्या दिल लगा लिया था मैंने। ट्रू, ट्रू। ये इवन दिस प्रिंसिपल पार्ट में भी अप्लाई होता है। रिमेम्बर कि एक उस्ताद हमारे होते थे जो कहा करते थे कि अ, जिस दिन आपको ये एहसास हो गया कि अब आपको और सीखने की जरूरत नहीं है, या आपको अपने आसपास के सब लोगों से ज्यादा इल्म हो गया है, उस दिन से आपके इल्म का जवाल शुरू हो जाएगा। ट्रू, बिल्कुल सही बात है। वो एक एवर चेंजिंग उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता था कि या आप ऊपर जा रहे होते हैं या आप नीचे जा रहे होते हैं। देर इज नो बिल्कुल स्टैटिक बिल्कुल, सिचुएशन। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो वो कॉन्टेक्स्ट असल में बात का ये था कि वो जो ओवरवेलम करने वाली बात भी जिक्र किया फरिया ने, बात बिल्कुल ठीक है, और वो आई कैन रिलेट टू इट माई सेल्फ एज वेल, कि वो जरूर फील होती है। लेकिन आई थिंक वो कमजोरी शायद हमारी ये है, या एटलीस्ट मेरे एंड पे जाती मेरी कमजोरी ये है कि मैं जरा वो ओवरवेलमिंग तब होती है कि जब मैं इस मामले में जरा बेसब्रा हो जाता हूँ, या मुझे ये लगने लग जाता है कि कोई कोई डेस्टिनेशन है जहां मुझे पहुंच जाना है, या मुझे ये खुशफहमी हो जाती है कि मैं अपने अंदर ये खराबी ठीक कर लूंगा। वो एब्सोल्यूट तरीके से कभी भी ठीक नहीं होगी, और अगर एक राइट, छोटी सी कोई खराबी ठीक हो भी गई तो एक नई सामने आ जाएगी। बिल्कुल और बिल्कुल। यही एहसास है कि जिससे फिर तसल्ली हो जाती है कि जैसे आपने कहा, एक तो जिंदगी कुछ पता नहीं, अभी 1 घंटे 1 मिनट या 100 साल, बिल्कुल तो जर्नी तो चलता रहता है। 500 साल की जिंदगी पे अगर होगी तो जर्नी तो नहीं खत्म होने लगा। बिल्कुल। तो दैट्स एक्चुअली व्हाट गिव्स मी अ लिटिल कंफर्ट, कि वो ओवरवेलमिंग फीलिंग खत्म हो जाती है, कि सफर जब तक जारी है, भले थोड़ा थोड़ा ये रोज हो रहा है, यही डेस्टिनेशन, बिल्कुल, यही पहुंचना है। ये एग्जैक्टली यानी आपको कुछ अचीव नहीं करना है, आपको सही डायरेक्शन में मूव करना है बस। और उस मूवमेंट की अचीवमेंट, भी कोई स्कोप नहीं है, कोई स्केल नहीं है। राइट राइट, वो जितना होगा एग्जैक्टली। नेचुरली उतना ही होना था, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। देखिए वही बात है, अपने प्लान्स को सेकेंडरी रखें, जो ज़िंदगी आपके प्लान्स बना रही है, जो अल्लाह ताला की तरफ से आ रहे हैं, उनको प्राइमरी रखें। जब आप ये करेंगे ना, तो असल में खुद वो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, जब आपको ये पता होगा कि मेरा पैराडाइम ज़िंदगी का बेसिकली ये है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से आज का की जिम्मेदारी पैदा हो जाएगी वो अदा करनी है। तो फिर इसके बाद इस पे भी फ्रेट नहीं करूंगा मैं कि पिछले हफ्ते का सेशन मिस हो गया। नहीं, बस जो काम है वो करना है। अगर अल्लाह ताला की तरफ से आ गया तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। यानी मुझे ये मसला तो नहीं है कि मुझे कोई पब्लिक अपीयरेंसेस के नंबर पूरे करने हैं, अल्लाह ताला को बताने के ये पूरे कर दिए। जो चीज़ पैदा हो गई उसकी वो जिम्मेदारी बन गई। वेरी वेल सेड। जी सलमा, आप अनम्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। हाँ, सर आपकी इन सारी चीज़ों से एक तो ये कि ये वाला जो टॉपिक है ये तो बहुत ही कुछ वसी टॉपिक है, और इसमें जो हमारे परसेप्शंस हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो तो हर रोज़ ही तब्दील भी हो जाती हैं, और फिर उसमें मतलब हम एक्सेप्ट भी करते हैं उनको कि हाँ, ऐसा था और ऐसा होना चाहिए था। लेकिन सर एक चीज़ जो हमारा बिलीव बनती है ना, वो ये है कि मैंने देखा है कि ऐसे लोग, बल्कि मेरी तो तजुर्बे में ख़वातीन ज़्यादा आई हैं, कि जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं या बच्चे भी नहीं होते हैं, या फिर उनकी शादी नाकाम हो जाती है, तो उनके रवैये इतने सख्त होते हैं, और फिर अगर हमारी दोस्ती उनसे हो जाए या वो हमें खुद दोस्त बना लें, फिर भी वो तब्दील नहीं होती हैं। और सर मैंने देखा ही नहीं कि कोई ऐसा ऐसा हो कि जो सख्त ना हो तबीयत की।
और इतने इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं गुस्से में भी और वैसे भी, जिससे वो ऊपर होना चाहते हैं, हर बात में अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं, दूसरों की जिंदगियां तबाह कर रहे होते हैं, अपने भाइयों की, खुद अकेले हो जाते हैं सारे रिश्तेदारों से कट कटा के, और उसके बावजूद वो अपने आप को तब्दील नहीं करते, और अगर हम बहैसियत दोस्त उनको वो समझाना चाहें तो भी वो समझते नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हम भी उनसे दूर हो जाते हैं कि नहीं भाई, ये तो समझता ही नहीं है, समझती नहीं है ये, अब इसको क्या समझाया जाए। तो ये चीजें जो है ना सर, ये जिंदगी में ना कभी कभी बड़ी मायूसी पैदा करती है कि हम अपने इतने अच्छे दोस्त को ठीक नहीं कर सके, या वो खुद ठीक नहीं होना चाहता था, और उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल में है, लेकिन इसके बावजूद वो समझने पे तैयार नहीं है, और ना हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जब हो, तो क्या हमारा ये बिलीफ बनना ठीक है कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, इनको ये तन्हा ही रहेंगे अब, और ये किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में भी, और ना ही किसी से किसी की बात को मानेंगे, और वो जो ईगो है उसको भी वो अपना ऊपर ही रखेंगे हमेशा, कि नहीं हम तो हमेशा ठीक होते हैं, उनके बहन भाई भी उनको छोड़ देते हैं सर। ऐसे लोगों के साथ फिर हम कुछ कर सकते हैं? आपने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। आपने ये सोचना छोड़ देना है कि मैंने इसको क्या टारगेट है या मैंने इसको किधर पहुंचाना है। एक चीज़ को तो ये फैसला कर लें हमेशा कि जब भी आपको whenever you see something wrong apparently, कोई गलत बिहेवियर है या कोई गलत रवैया है, तो आपने इमीडिएटली जो काम करना है, सबसे पहला जो काम करना है, ये अक्सर औकात मुश्किल होता है इसलिए उनके आदमी की तवज्जो सबसे पहले उसी पे जाती है और उस पर टिक जाती है, और अगला काम असल में मुश्किल होता है। आपको अपने बच्चों के मामले में, अपने बड़ों के मामले में, अपने साथियों के मामले में इस चीज़ को अडॉप्ट करना है कि जैसे ही मुझे लगे कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, कोई बिहेवियरल या एटीट्यूडिनल प्रॉब्लम है, तो मैंने असल में इस जगह पर अब पहुंचना है। ये मेरा चैलेंज है कि मैंने इस जगह पे पहुंचना है कि ये क्यों है। ठीक है, यानी एक आदमी अपने आप को बेहतर समझता है, ये उसका बिहेवियर या उसका एटीट्यूड है जो उसके मुख्तलिफ चीज़ों में नुमाया होता है, सामने आता रहता है। इट इज़ ऑल राइट, मैंने ये समझने की कोशिश करनी है क्यों है वो। अगर एक रवैया है उसका ज़िंदगी के बारे में, तो मुझे जो चीज़ मेरे लिए चैलेंज बनेगी वो ये कि उसका वो बेसिक बिलीफ सिस्टम ठीक किया जाए। देखिए, कुछ बिलीफ्स हैं हमारी ज़िंदगी के बारे में, जिस तरह कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है ना। मैं आई विल बी मेकिंग अ लिस्ट ऑफ सम distortions in our belief systems towards life। ठीक है जी, आई ट्राई टू मेक वन। अच्छा। उसमें एक जो जिंदगी में बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि आई गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन लाइफ इज नॉट फेयर। चाहे वो मेरे हस्बैंड है, चाहे वो मेरी वाइफ है, चाहे वो मेरा बेटा है, चाहे वो मेरा वालिद है, चाहे वो मेरा कोई भी है, दोस्त है, नेबर है, अगर जिंदगी फेयर नहीं है तो मैं फ्रेट करने लग पड़ता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरा जो बेसिक बिलीफ है वो ये कि ज़िंदगी को फेयर होना चाहिए। ज़िंदगी फेयरनेस के हिसाब से बनी नहीं है। ये ज़िंदगी आजमाइश ना होती अगर फेयर होती। सबसे पहले तो इसको समझ लें बड़ी अच्छी तरह से कि ज़िंदगी ने फेयर नहीं होना। मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ, तो ये मेरी, अगर मैं बड़ा हूँ, लेट्स से मैं ठीक समझता हूँ, मैं वाकई बहुत बड़ा आलिम हूँ या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ या वट, तो ये मेरे लिए ये आजमाइश है। ज़िंदगी फेयर नहीं है। ज़िंदगी ने जो मुझे दिया है वो भी फेयर नहीं है। ज़िंदगी ने जो मेरे से लिया है वो भी फेयर नहीं है। इस दुनिया में फेयरनेस का असूल अपना नहीं अप्लाई नहीं हो रहा। इस दुनिया में जो असूल अप्लाई हो रहा है वो आजमाइश का असूल है। अगर मैं इसको फरामोश कर दूंगा तो सारे का सारा, यूं समझ लें आप कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इस जगह से बैठकर इस जिंदगी को देखें, और एक आदमी मुसिर है कि नहीं मैंने उधर से ही देखना है कि जिंदगी को फेयर होना चाहिए। मैं उसका उसका दोस्त भी रह सकता हूँ, उसका खैरखा भी रह सकता हूँ, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि अब उसने सिर्फ ज़िंदगी से कंप्लेंट्स करनी है। हाँ, ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है कि वो वाकई फिर कंप्लेन ही कंप्लेन होती है, वो आजमाइश वाला जो तस्वुर है वो है ही बिल्कुल नहीं ना, दिमाग है ही से, नहीं। जहन से है ही असल नहीं। में हाँ। वो सिर्फ कहने की चीज़ है जी। दैट इज समथिंग वी जस्ट टॉक अबाउट। हम प्लान कर रहे होते हैं किस तरह से लेट्स गेट इवन, लेट्स गेट इवन। भाई सवाल ये है
इफ यू वांट टू गेट इवन यू हैव ऑल द राइट टू गेट इवन। अगर पावर है तो आप उसमें भी कोशिश ही कर सकते हैं, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है। आपको कितनी देर की मोहलत मिलेगी, आपको कितना मौका मिलेगा इवन होने के लिए, ये सब चीजें आपकी ट्राई करने की हैं। कर लें, मर्जी है, इसमें सर्व कर लें अपनी जिंदगी। ठीक है सर, वो एक बड़ा आपने अच्छा सा अपनी शेर था जिम्मेदारी सर अदा कि करनी है, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी। आपने इसलिए नहीं करना कि चीजें ठीक हो जाएं, आपने इसलिए करना है क्योंकि माज़िरतन इला रब्बिकुम। बिल्कुल सही बात है। मैं सर आपको एक बड़ा अच्छा सा शेर सुनाती हूँ इस बात पर कि वो तेरी दरियाओं तेरी दरियाओं सी आदत थी तुझे ले डूबी, मैं बताता भी रहा ये है किनारा पागल। लेकिन सही है, किनारा नहीं होता सर कोई बिल्कुल कोई नहीं है। चलो शुक्रिया सर, बहुत बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव चीजें आई हैं हमारे बिहेवियर में। इतना सुकून मिलता है जब हम अपने आप को खुद तसल्ली दे देते हैं और क्या कहते हैं, इन आजमाइशों को रियलाइज करते हैं कि हाँ ये ऐसा होता रहेगा और तुम्हें जो है ना खड़े रहना है, बस अल्लाह का अच्छा बंदा बन के खड़ा रहना है। तो ये चीजें ना आपके इस प्रोग्राम से बहुत डेवलप हुई हैं। अल्लाह ताला आपको इसका बहुत अजर दे आमीन। और ये ऐसा करते रहिए जब तक भी आपके अंदर हिम्मत है ये खत्म हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह, कहीं और शुरू कीजिएगा इससे इंशाल्लाह। बहुत बहुत लोगों के अंदर तब्दीली आई है। जज़ाकल्लाह। आमीन। अच्छा जी, आखिरी 3 मिनट है हमारे पास और 2 हैंड्स रेज्ड हैं, तो हम एक तो अभी ले लेते हैं और फिर देखेंगे कितना वक्त बचा, उस अकॉर्डिंगली वील मूव टू द सेकंड वन। तो मोहम्मद, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं उमर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ सर। बस थोड़ी सी एक वो ये पूछना था सर, जैसे अब हमारे जो ये टॉपिक्स हैं अलग अलग, तो अब ये जो हमारा कंबाइन ग्रुप है, इसमें हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या किसी, जैसे हमारा क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ही है, तो उसकी बहुत सारी क्लासेस करी हमने पिछले वक्त में। तो अब इस 1 घंटे के अंदर वो इतना कुछ नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या आपने कोई नया ग्रुप स्टार्ट किया है या कोई ऐसी कोई प्लानिंग है कि हम उसके अंदर मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्किल्स को लेकर उसके ऊपर ही बात करें बस। अब मैं उसमें ऐसा होता है कि अभी अब तो नहीं एक जी, आई एम चीज पे सॉरी। काम चल, जी जी, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। अब जैसे सर मैं तो अभी उस पे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन और वो जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसी पे काम चल रहा, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हो गए आगे, एक्सप्रेशन है और इन्वर्ट वगैरह, बहुत सारी चीजें आ गई निकल गई। तो ये तो कुछ पर्टिकुलर चीजें हों जिसके ऊपर हम काम कर सकें, और नहीं तो फिर ये होता है कि बहुत सारे लोग आगे चले गए तो हम तो पीछे ही खड़े हुए हैं। तो उसके लिए फिर कुछ हो सोल्यूशन के हम कर सके उसमें कुछ। बिल्कुल जी, मैं इसकी कोशिश करूंगा जी इंशाल्लाह कि ये एक एक ऐसा सेशन जो कि मुख्तलिफ टॉपिक्स पर प्रैक्टिकली हम अपनी ज़िंदगियों में जो मसाइल हैं उनको उस टॉपिक के हवाले से डिस्कस करना शुरू करें। बट अभी उसके लिए कुछ बन नहीं पा रहा, कोई हल मेरे कंट्रोल में नहीं आ पा रहा। तो दुआ करें, अल्लाह करे कि इसके लिए कोई मौका अल्लाह ताला मिल जाए और अल्लाह इसकी तौफीक भी दे दे। तो इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करता हूँ जी, आई विल कीप दिस इन माइंड एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। और इस वक्त भी जो मेरा टारगेट है वो बेसिकली ये है कि चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाएं। ये अब कुछ साथियों ने ये फैसला किया है कि वो मिलके, ये जो वॉल्टियर्स का ग्रुप है जो ये अली ने बनाया हुआ है, कि कुछ दोस्त जो हैं वो मिलके ये कर रही हैं कि उसको ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर लें। मुझे उम्मीद है कि अगर ये भी हो जाए तो आई कैन जॉइन देम एज अ पार्टिसिपेंट वन डे, और हम ये लोग ऑर्गेनाइज करें कोई इस तरह की चीज़ के जिसमें कॉन्वर्सेशंस बेस्ड, हम डिस्कशन बेस्ड ये ग्रुप्स रखें और ये बताएं कि ये काम हो रहा है और इसमें हम ये टॉपिक पर आज गुफ्तगू करेंगे और इस टॉपिक पर आइंदा कई हफ्ते तक गुफ्तगू होगी। अपनी अपनी ज़िंदगियों के इश्यूज़ को लेकर आएँ और हम, ये है वो जो कम्युनिटी वर्क है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वेयर वी कैन एक्चुअली पार्टिसिपेट, वेयर वी कैन एक्चुअली टेल कि हम लोग किन किन बैटल से गुजर रहे हैं और दूसरे की बैटल से हम फ़ायदा हासिल करें। तो इंशाल्लाह
दुआ करते हैं कि इसका भी मौका मिले जी, बिकॉज आई टोटली एग्री कि इन चीज़ों का फ़ायदा तभी होगा कि जिस वक्त हम उनको डिटेल में लेंगे और अप्लाई अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, और कॉन्टिन्यूसली कुछ मिलना कुछ पैराडाइम्स को कॉन्टिन्यूसली अपनी ज़िंदगियों में यूँ समझ लें कि जब भी भूल जाएं, जब भी ये सोचें, जब भी ये ख्याल हो कि मैं भूल गया था, तो वापस उस तरफ पलटें। ये जो फॉलो अप है ना मेरा एट एन इंडिविजुअल लेवल, ये मुझे असल में बहुत फ़ायदा देगा इंशाल्लाह वेरी सून। इसमें एक प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा फेस कर रहा है जी, वो ये है कि जैसे ही कोई किसी नई चीज के बारे में या नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है तो वो पता चलता है कि एक खला पहले से था शख्सियत, फिर एक और फील हो गया, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, तो वो इतने सारे वैक्यूम हो गए उसमें, तो अब उन्हें फिल करने के लिए नहीं मिल पा रही चीजें। अब जाहिर सी बात है लिमिटेड ही टाइम है, तो जी उसके अंदर इतनी डिटेल्स नहीं हो सकती, लेकिन फिर वो एहसास गमतरी का शिकार मतलब महसूस होती है कि भाई बहुत ही ज्यादा। और फिर जो हमारी जिम्मेदारियां हैं एज ए पेरेंट, मतलब अपने खुद के लिए भी, और मतलब वो फिर ऐसा लगता है कि भाई अभी तो सारी चीजें ही रम बरम हो गई, इसमें क्या करें, तो बहुत ही ज्यादा नहीं, मतलब। इसके बारे में वही बात है जी, अवेयरनेस है। वंस वी आर अवेयर ऑफ इट, देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की, एहसास कमतरी का लफ्ज़ आपने बोला। मैं इसको इसको थोड़ा सा बस ये कहूँगा कि इसमें ना मुब्तला हो, बिल्कुल ना हो, ह्यूमिलिटी ज़रूर हो। यानी इस चीज़ के बारे में ये एक एक यानी एक है आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी कि मैं अपने आप को छोटा समझता हूँ, नहीं, मुझे मुझे अपना इदराक है। आई नो कि दीज आर द प्रोक्लिविटीज जिनसे मैं आई एम सब्जेक्टेड टू देम, देयरफॉर आई एम नॉट एन ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन, आई डोंट नीड टू बी। इस हम्बलनेस के साथ मैंने ज़िंदगी को अप्रोच करना है कि मैं, अगरचे को बहुत सारी चीज़ें गलतियां हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैंने इस दुनिया की इस समंदर से या इस सफ़र से जो गुज़रना है और इसको पार करना है, वो इन प्रॉब्लम्स के साथ करना है, इन इम्परफेक्शंस के साथ करना है। अब जो रवैये हैं वो असल में मुझे बेहतर बनाएंगे। इट इज़ नॉट अबाउट गेटिंग रिड ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, इट इज़ अबाउट लिविंग योर लाइफ विद दीज इम्परफेक्शंस इंशाल्लाह। मैं उसमें ये जैसे मतलब मैं एक अच्छा पेरेंट हो सकता था अगर मुझे ये चीजें पहले पता होती, क्योंकि मुझे अब पता चली है तो उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए जगह चाहिए, और वो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा एहसास ये होता है कि अब ये, चूंकि मुझे डिसीजन लेना चाहिए था शादी से पहले कि भाई मेरे बच्चे होंगे तो मुझे ये सब चीजें पहले आनी चाहिए, तो वो बात ही नहीं है। पता चला कि भाई ये एस्पेक्ट होते हैं बच्चे पालने के भी और काम करने के भी, और फिर उसे भी कहीं से फील नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से जो थोड़ा नहीं, आप यूं समझ तबीयत के लें अंदर एक घुटन सी कि हुई थी। अल्लाह ताला ने जो मौका दिया है, इस इस अफसोस में उस मौके को ज़ाया नहीं होने देना। यानी आप मेरी तो राय इस मामले में आप जानते हैं ये है कि अच्छा पेरेंट असल में कोई अलग चीज़ नहीं होती, वो अच्छा इंसान है जो अच्छा पेरेंट भी बनता है और अच्छा भाई भी बनता है और अच्छा दोस्त भी बनता है। तो अब जो मौका मिला हुआ है वो अपने अपने बच्चों के लिए, जो अब आपके टीनेजर्स हैं या इवन इवन एल्डर टू दोज, वो जो भी बच्चे अब बन चुके हैं, मैंने उनके लिए एक अच्छा इंसान और अच्छा बाप बनना है। ठीक है जी, बिकॉज दिस यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। अल्लाह ताला ने वो जो बात है ना जी कि जब इंसान बड़े से बड़े गुनाह भी कर लेता है और फिर उसके बाद अपने आप को अपनी इस्लाह कर ले और फिर अपनी तौबा इस्तगफार कर ले, तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मैं उसके बुराइयां भी अच्छाइयों में बदल देता हूँ। तो अगर ये बात है तो फिर हम इस उम्मीद पर इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे कि जो अब मौका है इसको ज़ाया नहीं होने देना, बेहतरीन करना है इसमें। डोंट फ्रेट अबाउट इट बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू गेट अस एनीवेयर। इसके बारे में मत फिक्र करें कि कितना सफ़र है, फिक्र ये करना शुरू कर देते हैं। लेट से आपके सामने और जो मेरा टारगेट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जी। मेरा टारगेट इस वक्त जो हम ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसमें ये करेक्शंस नहीं है, ठीक है जी। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है उस प्रोग्राम का। अब आप क्या करें कि टेक वन ऑफ द टॉपिक्स और उसके ऊपर काम शुरू कर दें, बाकी को सिर्फ सुनते रहें। ठीक है, सुनते रहें कि ये चीज़ें भी करनी है, लेकिन वो एक काम शुरू कर दें। ये इस तरह से समझ लें, एक कमरा है ना जो बिल्कुल
कूड़े का ढेर बना हुआ है, तो आपको उस कमरे को देख के लगता है कि मैं किधर से सफाई शुरू करूं, और आदमी जो है वो शुरू ही नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि यही नहीं समझ कितना ज़्यादा काम है करने वाला, इतना ज़्यादा। लेकिन जब आप उसको शुरू कर लें, आज के बारे में ये फैसला कर लेते हैं कि आज का दिन मैंने इसका ये 1 स्क्वायर फुट साफ करना है, और यकीन करें कि फिर उसके बाद अगर मैं ये करता रहा ना, तो ये कमरा जो है चंद दिनों में पूरे का पूरा साफ होना शुरू हो जाएगा। तो आपने यूं नहीं सोचना कि कितना ज़्यादा काम है, आपने ये सोचना है कि ये मैं आज कर सकता हूँ, वो करता हूँ। इट विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल। वो है सर्कल ऑफ कंसर्न में जीना, ये है सर्कल ऑफ कंट्रोल में जीना। ठीक है जी, चलो ठीक है। इंशाल्लाह जी। जी जज़ाकल्लाह जी। हाँ। वालेकुम अच्छा जी, अस्सलाम। हम ऑलरेडी ओवर टाइम जा चुके हैं, तो रोजबिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर आपका क्वेश्चन या कमेंट ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित साहब। थैंक यू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। टेक केयर, ये मान लो।